जी, अस्सलाम वालेकुम अगेन। नेक्स्ट हमने देखना था, जब पिछले में से किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो पहले वो क्लियर कर लें। आप में से किसी को पिछले पोर्शन में से किसी को कोई कन्फ्यूजन अभी आ रही है तो डिस्कस कर लो। नो मैम। चलें, अब सॉल्वेंट क्या अफेक्ट करता है, देखिए आपको पता है ना, यूवी विजिबल में जब हमने एनालिसिस करना है तो वो एनालिसिस हमें क्या हम सॉलिड स्टेट को यूवी विजिबल में स्टडी कर सकते हैं? नो। ठीक है, गैस फेज में नो, हमें उसको क्या करना पड़ता है, उसके डेरिवेटिव बनाने पड़ते हैं, उसका सोल्यूशन फॉर्म में करना पड़ता है, उसके हमें ऐसे मॉलिक्यूल्स बनाने पड़ते हैं कि जिसमें कि वो फिर किसी लिक्विड में किसी सॉल्वेंट में एब्जॉर्ब हो जाए। ठीक है ना, तो इसको हम कहते हैं कि आपके मॉलिक्यूल जब भी आपने किसी चीज़ को एनालिसिस करना है किसके थ्रू, यूवी विजिबल के थ्रू, तो वो किस फॉर्म में होनी चाहिए, सोल्यूशन की फॉर्म में होनी चाहिए। सल्यूट एंड सॉल्वेंट, जो आपका एनालाइट होगा वो एक्ट करेगा एज अ सल्यूट, और जिस सॉल्वेंट में आपने उसको जिसमें वो ले रहे हैं आप सॉल्वेंट, अब उसकी पहली शर्त क्या होती है कि जो सॉल्वेंट है वो क्या करना चाहिए, वो उस रेंज के लिए जिसमें कि उसने एब्जॉर्ब करना है वो उसके लिए सेंसिटिव नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, कैसे आप कहते हो सेंसिटिव नहीं होना चाहिए, कि देखिए मेरे पास क्या है, मैंने लिया है लाइकोपीन। लाइकोपीन आपको पता है आप टमाटर में होता है ना, टोमेटो का है, तो लाइकोपीन जो है वो हमें पता है कि वो रेड कलर या क्लोरोफिल ग्रीन कलर का है। मैं अभी एग्जांपल आपको दे रही हूँ जो कलर्ड सब्सटेंसेस है। अगर मैंने कुछ एक्सट्रैक्ट किया है और वो कलर्ड मेरे पास सब्सटेंस है, या मेरे पास सपोज लेड नाइट्रेट का सॉल्ट है जो मैंने एनालिसिस करना है, तो लेड नाइट्रेट आपको पता है कि वो वाइट कलर का सॉल्ट होता है, तो व्हाइट कलर का सॉल्ट होता है, इसका मतलब है कि ये कहाँ पे एब्जॉर्ब करेगा, लॉजिकली हमें पता है कि ये एब्जॉर्ब करेगा किसके अंदर, 200 से लेके 400 नैनोमीटर तक। और जब हम लाइकोपीन की बात करते हैं, हम किसी भी कलर किसी डाई की बात करते हैं, तो अब क्या करेगा, वो कहाँ पे एब्जॉर्ब करेगा, वो 400 से 800 के दरमियान एब्जॉर्ब करेगा। तो हमें सॉल्वेंट कैसा यूज करना है, हमें वो सॉल्वेंट यूज करना है जो 400 से 800 के दरमियान एब्जॉर्ब ना करें। वो सॉल्वेंट कौन सा होता है, सिंपल वाटर, ठीक है ना, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। या और हम किसी तरह से जाते हैं कि अगर आपको ये भी पता है कि लाइक डिजॉल्व लाइक होता है, कि अगर ऑर्गेनिक सब्सटेंस है तो वो किस में डिजॉल्व होगा, उसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो किस में अच्छी सी होगी, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। वो हेक्सेन में अच्छा डिजॉल्व करेगा, वो क्लोरोफॉर्म में अच्छा से डिजॉल्व करेगा, वो आपके पास एसीटोनाइट्रिल में अच्छा सा डिजॉल्व करेगा, वो एथेनॉल में डिजॉल्व करेगा एज कम्पेयर टू वाटर। ठीक है, जबकि इनऑर्गेनिक कौन से सब्सटेंसेस हैं जिसमें पोलैरिटी ज्यादा है, वो कहाँ पे, वो किस तरह के सॉल्वेंट में आप एब्जॉर्प्शन ज्यादा शो करेंगे, वो वाटर में ज्यादा एब्जॉर्प्शन शो करेंगे ना। और वाटर हम इसलिए लेते हैं क्योंकि वाटर में पोलैरिटी सबसे ज्यादा होती है। फिर वो एथेनॉल और मेथनॉल में कर सकते हैं क्योंकि उनमें भी कुछ हद तक पोलैरिटी मौजूद होती है। लेकिन जब हम बात कर लेते हैं फर्दर आगे जाते जाएंगे तो पोलैरिटी मैं कह रही हूँ कम होती जाएगी। अगर हम देखें वाटर से एथेनॉल, एथेनॉल से मेथनॉल, नहीं पहले मेथनॉल, फिर उसमें कार्बन कंटेंट ज्यादा हो गया ना एथेनॉल में, फिर प्रोपेनॉल में, ब्यूटेनॉल में, उसके बाद फिर एनहेक्सेन की अगर हम बात कर लेते हैं, एनहेक्सेन से साइक्लोहेक्सेन की बात कर लेते हैं, तो ये सारे सब्सटेंसेस यूज हो सकते हैं एज अ सॉल्वेंट फॉर द यूवी विजिबल रीजन। लेकिन अब हमने ये देखना है कि जो हमारा एनालाइट है अगर वो कलर्ड में फॉल कर रहा है, तो जो आपका कलर्ड में अगर वो एब्जॉर्ब कर रहा है तो आपका सॉल्वेंट ऐसा हो जो कि उस रीजन में एब्जॉर्प्शन शो ना करे, ताकि जो आपका स्पेक्ट्रा है वो कॉम्प्लेक्स ना हो और सिर्फ एनालाइट की पीक अपीयर हो एज कंपेयर टू द सॉल्वेंट, कि उन दोनों का आपस में मैच पड़ जाए। तो सॉल्वेंट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द यूवी स्पेक्ट्रा। कंपाउंड पीक कुड बी ऑब्स्क्योर्ड बाय द सॉल्वेंट पीक। ठीक है ना, वो सॉल्वेंट पीक से जो है वेरी कर जाती है, अगर सॉल्वेंट जो है वो अफेक्ट करेगा। So, a most suitable solvent is one that does not itself get absorbed in the region under investigation. A dilute solution of sample is always prepared for analysis. तो ये तो हमने इसकी लिमिटेशन में भी देखा था ना कि सिर्फ कौन सा है, उसकी जो कंसंट्रेशन है वो एक जो था मैक्सिमम 10 टू पर 0.01 मोलर तक की कंसंट्रेशन अगर होती है तो डाइल्यूट सोल्यूशन होता है, अदरवाइज वो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाता है। तो कहता है कि एक तो डाइल्यूट सोल्यूशन होना चाहिए, सेकेंडली क्या होना चाहिए कि सॉल्वेंट कौन सा है, वो जो एनालाइट जो हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, जिस रीजन में हम उसको एस्टिमेट कर रहे हैं कि इस रीजन में ये एब्जॉर्ब करेगा, तो उस रीजन में आपका सॉल्वेंट एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए। और अगर वो करेगा, ठीक है ना, अगर वो किसी करता है या नहीं भी करता है ना, तो फिर भी जो सॉल्वेंट है वो किस पे इफेक्ट करता है, वो पोजीशन पे भी इफेक्ट करता है और वो इंटेंसिटी पे भी इफेक्ट करता है। सॉल्वेंट जो है बैंड की पोजीशन और इंटेंसिटी दोनों पे इफेक्ट करता है, इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो
कि हमें कैसा सॉल्वेंट यूज करना है और वो कैसे उसकी पीक्स को अफेक्ट करेगा, ताकि हम उसको एनालाइज कर सकें। नेचर क्या होनी चाहिए जी? मोस्ट कॉमनली यूज सॉल्वेंट इज एथेनॉल। इट इज चीप होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, डाउन टू 210 नैनो माइक्रो मिली माइक्रोन इट सल्यूट पार्टिकल। If solvent of lower dipole moment used, then absorption band of sharper and finer structure will be obtained. अगर solvent जो है उसका dipole moment कम होगा तो हम कहता है जो peak है वो उसकी peak की absorption जो sharpness है उस पर effect नहीं करेगा. It should be less polar because has small interaction with the solute particles. Solvent must be purified and certified because we are looking for much more smooth curves in absorption band. अच्छा ये अब आगे कहाँ से आ गई? ये मैं पीछे जा रही हूँ. N2 पाई स्टार, ये देखिएगा ये वाली जो स्लाइड है ना, देखिए आपके पास क्या है, ये आपके पास N2 पाई स्टार एक्साइटेशन है, ठीक है ना. N2 पाई स्टार एक्साइटेशन में जब आपने सॉल्वेंट कौन सा है वो पोलर यूज किया, सपोज वाटर यूज किया, तो वाटर पोलर है. तो वाटर के केस में क्या होगा कि जो आपकी यहाँ पे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कार्बोनाइल का जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो वाटर के साथ मिलकर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा. वाटर सॉल्वेंट है, वाटर सॉल्वेंट की वजह से क्या होगा कि जो n ऑर्बिटल में नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा. जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा तो क्या होगा उसके नतीजे में कि ये जो n है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये मोर स्टेबल हो जाएगा. मोर स्टेबल होगा तो इसका मतलब है कि इसकी एनर्जी मजीद कम हो जाएगी. जो एनर्जी स्टेट थी वो लोअर एनर्जी स्टेट पे चला जाएगा ना, वो किस पे चला जाएगा, वो लोअर एनर्जी स्टेट पे चला जाएगा एज कंपेयर टू द. और पाई स्टार ने तो वही रहना है. पाई स्टार का ताल्लुक किससे था, पाई से. ये देखें ये पाई है, ये एक ही मालिक, क्योंकि ये पाई स्टार इसका यहाँ पर है, फिर एन आता है, फिर पाई स्टार आता है. तो अगर तो हमने वाटर को यूज किया है उसको सोल्यूशन बनाने के लिए, तो उस केस में क्या होगा, जो वाटर सॉल्वेंट होगा वो इस इलेक्ट्रॉन को, एन के जो इलेक्ट्रॉन है उसको स्टेबल कर देगा. स्टेबल होने के नतीजे में वो उसका एनर्जी डिफरेंस कौन सा है, वो अब जो जहां से उसने एक्साइट करना है तो वो एनर्जी डिफरेंस क्या हो गया, ज्यादा हो गया. एनर्जी ज्यादा हो गई ना. जब एनर्जी ज्यादा हो गई तो इसका क्या मतलब है, एनर्जी जितनी ज्यादा होगी वेवलेंथ उतनी ही कम होगी, ठीक है ना. एनर्जी डिफरेंस ज्यादा हो गया. तो अब क्या है कि आपका जो पोलर सॉल्वेंट है, पोलर सॉल्वेंट के नतीजे में जो n से पाई स्टार एक्साइटेशन है वो शिफ्ट हो जाएगी. वो कहाँ शिफ्ट होगी, वो यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस कम था तो वेवलेंथ ज्यादा थी, तो वो किस तरफ मूव ऑन करेगी, एनर्जी कम थी वेवलेंथ ज्यादा थी तो वो लॉन्गर वेवलेंथ से शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ मूव करेगा. लॉन्गर टू शॉर्टर, लॉन्गर टू शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ वो मूव करेगा. जब हमने क्या करेंगे, जब हम कार्बोनाइल की एग्जांपल ले रहे हैं उसमें हमने क्या किया है, उसमें वाटर को एज अ पोलर सॉल्वेंट यूज किया है. तो इस सॉल्वेंट का इफेक्ट क्या होगा कि n से पाई स्टार वाली जो एक्साइटेशन है वो मूव करेगी, किधर मूव करेगी, लॉन्गर वेवलेंथ से शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ. क्यों, क्योंकि एनर्जी डिफरेंस कौन सा है वो ज्यादा हो गया. E2 कौन सा है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द E1. अच्छा, इसी मॉलिक्यूल में अगर हमने पोलर सॉल्वेंट यूज किया, जब पोलर सॉल्वेंट के नतीजे में क्या है, अब एनहेक्सेन यूज कर लिया मैंने, तो एनहेक्सेन क्या करेगा, एनहेक्सेन इसके इस जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है उसके साथ कोई इंटरेक्शन नहीं करेगा, बल्कि वो क्या करेगा, वो पाई से पाई स्टार को स्टेबल करेगा. एनहेक्सेन क्या करेगा, एनहेक्सेन पाई से पाई स्टार को स्टेबल करेगा. तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, जो आपके पाई स्टार का एनर्जी डिफरेंस है वो कम हो जाएगा, एनर्जी डिफरेंस कम हो जाएगा. पोलर सॉल्वेंट के नतीजे में पोलर सॉल्वेंट ने किसको स्टेबल करना है, पाई से पाई स्टार, पाई बॉन्ड को स्टेबल करना है, जिसके नतीजे में उन दोनों का एनर्जी डिफरेंस, पाई से पाई स्टार का एनर्जी डिफरेंस कम हो गया. तो एज अ रिजल्ट क्या हो गया, जो E1 की एनर्जी है वो E2 की निस्बत ज्यादा, ये एनर्जी डिफरेंस कम हो गया. तो इसके नतीजे में क्या होगा, पोलर सॉल्वेंट के नतीजे में जो वेवलेंथ होगी वो शिफ्ट होगी, किधर शिफ्ट होगी, वो पहले थी शॉर्टर वेवलेंथ पे, एनर्जी डिफरेंस ज्यादा था, शॉर्टर वेवलेंथ से वो मूव करेगी लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ.
शॉर्टर वेवलेंथ से लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ मूव करेगी, पाई से पाई स्टार एक्साइटेशन इन केस ऑफ पोलर सॉल्वेंट। गॉट इट? तो किस तरह से हमने क्या देखना है, देखा है अभी सॉल्वेंट का फैक्ट क्या है, सॉल्वेंट क्यों ऐड करना है, क्योंकि हमें सोल्यूशन की फॉर्म में चाहिए। सॉल्वेंट को देखते वक्त हमने क्या देखना है कि मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या है, हमने किस पीक को, या जब हमने पीक को एनालाइज करना है, मेंशन करना है कि इस टेम्परेचर पर इस सॉल्वेंट के साथ इसकी लैम्डा मैक्स, मैंने अभी कहा था कि लैम्डा मैक्स एक फिजिकल कांस्टेंट है। अब ये फिजिकल कांस्टेंट कैसे है, इफ वी मेंशन द सॉल्वेंट, कि वही जो एक पीक है जो एन से पाई स्टार की पीक है जो 217 नैनोमीटर पे एब्जॉर्प्शन शो कर रही थी, तो जब हम वाटर यूज करेंगे तो उसकी पीक कौन सी है, वो कहाँ जाएगी, उसी जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप है तो उसकी पीक कहाँ जाएगी, वो शिफ्ट होगी फ्रॉम द लॉन्गर वेवलेंथ टू शॉर्टर वेवलेंथ। ठीक है ना, एनर्जी डिफरेंस कम एनर्जी से ज्यादा एनर्जी की तरफ, तो ज्यादा एनर्जी के लिए क्या चाहिए होगा, शॉर्टर वेवलेंथ चाहिए होगी। गॉट इट? जहां तक क्लियर हो गया सबको? जी मैम। अच्छा, अब हम फिर पीछे जाते हैं, ये भी हमने देखा था इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट कौन सा है, अब इसकी शिफ्टिंग अभी हमने बता दी कि सॉल्वेंट ने कैसे इफेक्ट करना है, वो कैसे एन ऑर्बिटल को स्टेबल करेगा या वो कैसे पाई ऑर्बिटल को स्टेबल करेगा। अगर एन ऑर्बिटल के केस में पोलर सॉल्वेंट कौन सा है वो उसकी वेवलेंथ को शिफ्ट करेगा, और जब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की तो फिर वो किसको स्टेबल करेगी, वो पाई बॉन्ड को स्टेबल करेगी। और जो शिफ्टिंग है, अब शिफ्टिंग कितनी तरह की होती है, एक दफा वो लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ मूव करेगी और दूसरी केस में वो शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ मूव करेगी, तो इसे हम कहते हैं शिफ्ट्स, बैंड शिफ्ट, कि लैम्डा मैक्स शिफ्ट होती है। लैम्डा मैक्स शिफ्ट किस वजह से होती है, अभी एक हमने डिस्कस कर ली है, उसके सॉल्वेंट की वजह से। और किस वजह से शिफ्ट होती है, अगर हम एक, तो हमारे पास क्रोमोफोर है ना, कि क्रोमोफोर मैंने क्या कहा कि जहाँ पे डबल सिंगल बॉन्ड मौजूद होंगे, जहाँ पे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा, वो पोर्शन सिर्फ रिस्पॉन्सिबल है यूवी विजिबल का, बाकी कोई मॉलिक्यूल का कोई भी पार्ट उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता यूवी विजिबल एब्जॉर्प्शन में। तो अब क्या है, सपोज मेरे पास बेंजीन है, ठीक है, बेंजीन है, उसकी बेंजीन जो है वो सपोज मैं कहती हूँ 237 नैनोमीटर पर एब्जॉर्प्शन शो करती है, लेकिन अगर मैं बेंजीन के ऊपर नाइट्रो बेंजीन लगा देती, नाइट्रो का ग्रुप लगा देती, तो नाइट्रो क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, वो क्या करेगा, उस कॉन्जुगेशन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा। तो जिसके नतीजे में क्या होगा कि जो मैंने भी कहा कि 237 नैनोमीटर पे अगर वो एब्जॉर्प्शन शो कर रहा है, तो उसकी जो कॉन्जुगेशन है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के लगने की वजह से क्या हो जाएगी, वो उसका एनर्जी डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा, वो शॉर्टर वेवलेंथ, ज्यादा एनर्जी उसे चाहिए होगी एक्साइट करने के लिए, उसी बेंजीन नाइट्रोबेंजीन को ज्यादा एनर्जी चाहिए एज कंपेयर टू द बेंजीन ड्यू टू द नाइट्रो ग्रुप, बिकॉज इट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। लेकिन अगर मैं वहां पे कौन सा ग्रुप लगा देती हूँ, सपोज मैं वहां पे मिथाइल ग्रुप लगा देती हूँ, तो मिथाइल क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो मिथाइल के केस में वो टॉलोइन बन जाएगा, तो उसमें क्या होगा, इन दैट केस जो कॉन्जुगेशन है वो उसको इन्हांस करेगी, जो आपका मिथाइल ग्रुप है वो उसकी कॉन्जुगेशन को इन्हांस करेगी, वो कहेगा लो दोनों तीनों मिलके अच्छे से खेलो, ऊपर नीचे एक्साइट करो। तो एज अ रिजल्ट क्या होगा कि अब जो एनर्जी डिफरेंस, जो आपके पास जो ऑर्बिटल्स हैं वो स्टेबल हो जाएंगे, उनका एनर्जी डिफरेंस कम हो जाएगा। एज अ रिजल्ट क्या होगा कि वेवलेंथ लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ मूव करेगी। ठीक है ना, तो ये जो अफेक्ट होता है क्रोमोफोर के साथ जब हम एड ऑन कर देते हैं कोई अदर या तो सॉल्वेंट, दूसरी मैंने एग्जांपल दी नाइट्रो और मेथाइल की, तो इसको हम कहते हैं ऑक्सोक्रोम, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं शिफ्टिंग ऑफ बैंड के। तो ऑक्सोक्रोम खुद तो एब्जॉर्ब नहीं करते, लेकिन वो शिफ्ट करते हैं बैंड को, तो इसको हम क्या कहते हैं, एक होता है हमारे पास मॉलिक्यूल जिसने एब्जॉर्ब करना है, वो क्या है, उसे हम कहते हैं क्रोमोफोर। क्रोमोफोर विद आपके पास ऑक्सोक्रोम, जो कि अफेक्ट करते हैं बैंड की शिफ्टिंग को, आइदर लॉन्गर वेवलेंथ आइदर शॉर्टर वेवलेंथ। इसको हम क्या कहते हैं, वो मॉलिक्यूल के वो पार्ट जो कि शिफ्ट करते हैं उनको हम कहते हैं ऑक्सोक्रोम। तो ऑक्सोक्रोम की वजह से या सॉल्वेंट की वजह से क्या होगा, आपकी जो वेवलेंथ है वो क्या करेगी, वो शिफ्ट होगी आइदर लॉन्गर वेवलेंथ या शॉर्टर वेवलेंथ। अगर वो लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ, अगर आपका लैम्डा मैक्स जिस तरह से मूव ऑन किया था, किधर एनर्जी डिफरेंस कम हुआ था, जब हमने एन से पाई स्टार की तरफ, जब हमने वाटर यूज किया था, तो एज अ रिजल्ट क्या हुआ था, लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ लाइट गई थी। लैम्डा मैक्स किधर मूव किया था, लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ। तो इस तरह की शिफ्टिंग को क्या कहते हैं, बैथोक्रोमिक शिफ्ट या रेड शिफ्ट। रेड वी वाइबर होता है ना, वी वायलेट इंडिगो
वाइबर VIB ब्लू, GYOR ग्रीन, येलो और रेड। लास्ट पे क्या आता है? रेड। रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, वॉयलेट की जो वेवलेंथ है वो सबसे कम है। एनर्जी सबसे ज्यादा वॉयलेट की है और रेड की एनर्जी सबसे कम है। आपने देखा ट्रैफिक सिग्नल देखे हुए, ट्रैफिक सिग्नल पे जो आपके पास ग्रीन कलर आता है, ग्रीन आता है, ग्रीन के बाद क्या आता है आपके पास? येलो, येलो के बाद क्या आता है? रेड। रेड का मतलब है टू स्टॉप, दूर से नजर आ जाता है। रेड कलर पता है दूर से, ताकि दूर से भी कोई आ रहा है उसे पता चले मैंने आहिस्ता आहिस्ता ब्रेक लगानी है, स्टॉप कर देना है। ग्रीन कलर क्या, सब लोग पास आ चुके हैं तो अब रेडी टू गो, ठीक है ना, रेडी टू स्टॉप से। और येलो, तो येलो की वेवलेंथ थोड़ी सी और ज्यादा है और रेड की सबसे ज्यादा है। तो इस तरह से आपके पास जो लॉन्गर वेवलेंथ जितनी ज्यादा होगी उसकी एनर्जी उतनी ही कम होगी। और जब लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्टिंग होती है बैंड की तो उसको हम क्या कहते हैं? बैथोक्रोपिंग शिफ्ट। उसके बाद क्या आता है? दूसरी शिफ्ट को कहते हैं हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट में क्या होती है? जिस तरह अभी हमने देखा था कि लेस एनर्जी चाहिए, लेस एनर्जी, अगर एनर्जी डिफरेंस ज्यादा हो जाता है, सॉरी मैंने उलट बोल दिया पिछले वाले एग्जांपल में, अगर जहां एनर्जी डिफरेंस ज्यादा हो जाता है वहां पर हमारे पास क्या होता है? एनर्जी डिफरेंस ज्यादा हो गया तो वेवलेंथ कौन सी है? वो कम हो जाती है। तो वेवलेंथ जब कम होगी तो क्या होगा कि आपके पास अब जो शिफ्टिंग होगी बैंड की, जो कि हम वो नीचे उसको शो करते हैं, एक्स एक्सिस में वेवलेंथ शो कर रहे होते हैं ना, तो स्मॉलर वेवलेंथ की तरफ अगर वो शिफ्टिंग होती है तो इसको हम कहते हैं हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। दिस इज ड्यू टू द ग्रुप्स एंड दिस इज ड्यू टू द रिमूवल ऑफ कॉन्जुगेशन। अभी मैंने एग्जांपल आपको दी है, किसकी दी थी? इसमें मैंने आपको दी है नाइट्रोबेंजीन की, ठीक है ना। तो हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट में व्हेन द एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी इज इंक्रीज्ड इट इज नोन एज हाइपरक्रोमिक इफेक्ट। और इसी तरह से अगर हम ये व्हेन द एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी इज डिक्रीज देन वी से दिस इज द हाइपोक्रोमिक, ठीक है ना। हाइपर एंड हाइपो, अगर इंटेंसिटी ज्यादा होती है तो हम हाइपर कहते हैं क्रोमिक, और अगर इंटेंसिटी कम होती है तो हाइपोक्रोमिक। द इंट्रोडक्शन ऑफ ऑक्सोक्रोम यूजुअली इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी। ये भी मेरी बात हो गई आपसे, ये थोड़ा सा इसमें कि ये देखें, ये वेवलेंथ हो रही है, ये लैम्डा मैक्स है। अगर इधर को शिफ्ट होती है लॉन्गर, ये वेवलेंथ में हम शो कर रहे हैं ना, अगर ये इधर हायर की तरफ, ये सपोज ये है 200 से 800 की तरफ मूव हो रही है, तो अगर इधर मूव करती है तो हम रेड शिफ्ट कहते हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है कि वायलेट, वाइबर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, येलो, ग्रीन, रेड, तो ये जो हमारे रिस्पॉन्सिबल कलर्स हैं जो हम देख सकते हैं वायलेट से लेकर रेड तक के, तो वो हमारे पास इधर को मूव कर रहे होते हैं। वेवलेंथ उनकी रेड की सबसे ज्यादा है, ब्लू की सबसे कम है, तो इसको हम रेड शिफ्ट भी कहते हैं, या भी मैंने आपको पहले का नाम बताया बैथोक्रोमिक शिफ्ट। और जब हम वो लेफ्ट की तरफ मूव करती है लैम्डा मैक्स किसी भी वजह से, चाहे सॉल्वेंट की वजह से, चाहे ऑक्सोक्रोम की वजह से, तो क्या होगा? इसको हम क्या कहते हैं? हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट या फिर ब्लू शिफ्ट। और अगर इंटेंसिटी जो सी है वो ज्यादा होती है तो हाइपरक्रोमिक, और अगर वो इंटेंसिटी कम होती है तो हाइपोक्रोमिक। ये एग्जांपल फिर ये आगे जो मैंने अभी आपको पहले बताई है कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड शो 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ शिफ्ट, ठीक है ना। इन दिस केस क्या है एग्जांपल, उसने कहा है कि एक ही मॉलिक्यूल है, उसमें क्या है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, यानी कि अल्फा बीटा पे अनसैचुरेटेड है, तो वही अगर हम इसको 1,3 ब्यूटाडाइओल, पहले 1,3 ब्यूटेन लें तो आपके पास ये आ जाएगा अनसैचुरेटेड अल्फा बीटा पे, और कार्बोनाइल ले लें, कार्बोनाइल ले लें तो उसके साथ आप कार्बोनाइल ग्रुप एंड पे लगा लोगे तो वही आपके पास मॉलिक्यूल इस तरह का बन जाएगा। In such case, the absorption band move to shorter wavelength by increasing the polarity of the solvent. In this transition, the ground state is more polar as compared to the excited state. The hydrogen bonding with solvent molecule take place to lesser extent with the carbonyl group in the excited state. For example, absorption maximum of acetone is at 279 millimicron in hexane as compared to 264 millimicron in water. हेक्सेन में अगर हम वो कहते हैं एसीटोन की एग्जांपल लेते हैं, एसीटोन में क्या है CH3C डबल बॉन्ड हो, सिर्फ एक N to pi स्टार एक्साइटेशन पॉसिबल है, N से pi स्टार एक्साइटेशन पॉसिबल है। तो N से pi स्टार एक्साइटेशन में वो कहता है आइदर हम हेक्सेन में लें या हम उसे वाटर में लें, तो दोनों केसेस में क्या है, एग्जांपल दी हुई है इसने, शायद आगे हो, नहीं इसकी नहीं दी है, ये वाली स्लाइड पे थे हम। तो जब हम N से पाई स्टार एक्साइटेशन कहते हैं तो N से पाई स्टार एक्साइटेशन में वो कहता है N हेक्सेन, हेक्सेन में लें या वाटर में लें। तो N को उसने जब हम वाटर लेते हैं तो वाटर के केस में क्या था, वाटर के केस में जो एनर्जी डिफरेंस है वो ज्यादा हो जाना था ना, वाटर के केस में एनर्जी डिफरेंस ज्यादा हो जाना था। हम देखें इसको एक दफा दोबारा वहां से,
ठीक है ना, ये n से पाई स्टार वहाँ एक्साइटेशन होनी है, और जब वाटर लेना है तो एनर्जी डिफरेंस ज्यादा हो जाना है। तो जब एनर्जी डिफरेंस ज्यादा हो जाना है तो इसका मतलब है इसकी वेवलेंथ कौन सी है, वो कम होनी चाहिए एज कंपेयर टू हेयर। यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस कम है तो वेवलेंथ ज्यादा होनी चाहिए। टू 279 है, ज्यादा वेवलेंथ है हेक्सेन में, जबकि वाटर में वो शिफ्ट हो गई है हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट में, उसका एनर्जी डिफरेंस ज्यादा हो गया था, तो 264 नैनोमीटर नहीं, यहाँ पे मिली माइक्रोन लिखा हुआ। ओके, गॉट इट। जी। पाई स्टार के केस में, फॉर सच केस एब्जॉर्प्शन बैंड मूव टू लॉन्गर वेवलेंथ बाय इंक्रीजिंग द पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट। अब क्या होना है कि वो कहता है कि लॉन्गर वेव जब हम पोलैरिटी को इंक्रीज कर, जब वो अभी हमने देख लिया n टू पाई स्टार के लिए, अब पाई से पाई स्टार में क्या होना है कि पाई से पाई स्टार में अगर हम यूज करते हैं कौन से वाला सॉल्वेंट, पोलैरिटी को अगर हम इंक्रीज कर देते हैं बाय इंक्रीजिंग द पोलैरिटी, पाई से पाई स्टार में अगर मैं वो वाटर ले लेती हूँ, तो अब वाटर क्योंकि पोलर है, तो पाई स्टार, पाई के मुकाबले में पाई स्टार में पोलैरिटी ज्यादा है ना, तो पाई स्टार क्या करेगा, वो स्टेबल हो जाएगा। वो स्टेबल हो जाएगा तो क्या करेगा वो, ये देखिए, ठीक है, तो क्या होगा, वो आपके पास नीचे वाली वेवलेंथ नीचे आ जाएगा। हाँ गया, हाँ यही था। बाय इंक्रीजिंग द पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट, पोलैरिटी को इंक्रीज करेंगे तो पाई स्टार जो है वो स्टेबल हो जाएगा, उसका जो एनर्जी लेवल है वो लोअर आ जाएगा, जिसके नतीजे में एनर्जी डिफरेंस दोनों का कम हो जाएगा। एनर्जी डिफरेंस कम हो जाएगा तो वेवलेंथ कौन सी है, वो ज्यादा हो जाएगी। डाइपोल इंटरेक्शन विद द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल लोअर्स द एनर्जी ऑफ द एक्साइटेड स्टेट मोर देन दैट ऑफ ground state. Thus, the value of absorption maximum in ethanol will be greater than that observed in the hexane. क्लियर हो गया जी ये। इफ अ कार्बोनाइल ग्रुप इज मोर पोलर इन द ग्राउंड स्टेट देन इन द एक्साइटेड स्टेट, अगर वो ग्राउंड स्टेट, अब अगर क्या है कि अगर उसकी कार्बोनाइल की इज मोर पोलर in the ground state than in the excited state, the increasing polarity of the solvent stabilize the non-bonding electron in the ground state due to the hydrogen bonding. Thus the absorption shift to longer wavelengths. ये भी हमने देख लिया, वही चीज इसने बार बार यहाँ पे रिपीट कर दी। शिफ्टिंग, अब ये मेजिटाइल ऑक्साइड की उसने एग्जांपल दी है। द ग्राफ शो द यूवी एब्जॉर्प्शन 4-methyl-3-pentene-2-on mezityl oxide in two different types of solvent. Like transition in carbonyl compound, increase in polarity of the solvent generally shift pi से pi star to the longer wavelength and n to pi star to the shorter wavelength here. But the magnitude of the shift in the former case is not usually as large as in the later case. ये वही एग्जाम्पल शो की है। ये वाटर के साथ है, रेड कलर कौन सा है, ये वाटर की, वाटर अगर सॉल्वेंट यूज किया, ये वाला मॉलिक्यूल है हमारे पास 4-methyl-3-pentene-2-on, और अगर एथेनॉल में किया है तो किस तरह से शिफ्टिंग हो रही है। वही आपका इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट है कि जब हमने वाटर में यूज किया है तो वाटर चूंकि पोलर है, तो पोलर होने की वजह से जो आपके पास, अब यहाँ पे ये मेंशन नहीं किया हुआ कि पाई से पाई स्टार कौन सी है और एन टू पाई स्टार कौन सी है। अगर हम लॉजिकली देखें तो पाई से पाई स्टार को ज्यादा एनर्जी चाहिए है एज कंपेयर टू द एन टू पाई स्टार। एन से पाई स्टार का एनर्जी डिफरेंस कम है ना, तो वो लॉन्गर वेवलेंथ पे, ये जो एब्जॉर्प्शन पीक है ये लॉन्गर वेवलेंथ पर है, ये एन टू पाई स्टार है और ये वाली पाई से पाई स्टार है। तो वाटर में जौन सी है वो पाई से पाई स्टार एक्साइटेशन जौन सी है वो शिफ्ट हुई है टूवर्ड्स द शॉर्टर वेवलेंथ, टूवर्ड्स द शॉर्टर वेवलेंथ 231 से 225 हो गई है। जबकि जब हम बात करते हैं एथेनॉल की, तो इन केस ऑफ एथेनॉल जो सा है शिफ्टिंग लॉन्गर शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ हुई है एन से पाई स्टार की। ठीक है ना, इसको तसल्ली से, ये जो यूनिस की बुक है उसमें यही वाली एग्जांपल दी हुई है और बहुत अच्छे डिटेल्स के साथ डिस्कस किया हुआ है, इसको वहाँ से पढ़ लें। फिर अगर किसी को कन्फ्यूजन हो तो वही बात है जो मैंने आपको पहले एग्जांपल समझाई है, उसी को इस पर अप्लाई करें और एग्जैक्ट इसको लेबल करें कि ये एन से पाई स्टार है, ये पाई से पाई स्टार है, और इनके साथ डिस्क्रिप्शन लिखें इसकी। ठीक है ना, और फिर उसको आप जो है वो अच्छे से इसको रीड आउट कर लें।
अब solvent का effect on conjugated compounds, the position and intensity of the absorption band is shifted for the particular chromophore by changing the polarity of the solvent. But by increasing the polarity of the solvent, compounds like diene, conjugated hydrocarbon do not experience any appreciable shift. अब वो कहता है कि अगर हमारे पास यहाँ पे बेंजीन, बेंजीन से नेफ्थालीन, नेफ्थालीन से एंथ्रासीन, एंथ्रासीन से कैरोटीनॉइड्स, इसकी तरफ अगर हम जाते हैं कि देखें बेंजीन में 3 थे, नेफ्थालीन में 5 हो गए, उसके बाद एंथ्रासीन में 10 डबल बॉन्ड हो गए। आगे अगर मैं कैरोटीन की बात करती हूँ तो उसमें 22 या 24 हो गए नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। तो अब क्या हो गया है कि अब उन दैट केस ऑर्बिटल का एनर्जी डिफरेंस है वो मिनिमाइज होता जा रहा है ग्रेजुअली। तो इन दैट केस वो कहता है कि जब हम सॉल्वेंट के इफेक्ट को देखते हैं तो वो इतना ज़्यादा इफेक्ट वहाँ पर नहीं करता। दस द एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम फॉर द नॉन पोलर कंपाउंड इज सेम in case of alcohol as well as hexane. तो इन दोनों केसेस में जब हम देखते हैं जहाँ पे कॉन्जुगेशन बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होगी, वहाँ पर अगर हम अल्कोहल और हेक्सेन है, दोनों हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ही, लेकिन क्या है कि हेक्सेन में बिल्कुल पोलैरिटी कम है, बल्कि है ही नहीं ना। और जब हम अल्कोहल की बात करते हैं तो एथनॉल या मेथनॉल में चूंकि कार्बन और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, हाइड्रोक्सिल ग्रुप और कार्बन में जो डाइपल है वो ज़्यादा है, जिसकी वजह से थोड़ी सी पोलैरिटी एज कम्पेयर टू हेक्सेन ज़्यादा होती है और वाटर के मुकाबले में कम होती है। सो सॉल्वेंट हैज़ लिटिल और नो इफेक्ट। तो ये था सॉल्वेंट का इफेक्ट, और हमने देख लिया इंटेंसिटी क्या होती है, पोजीशन क्या होती है, एटसेट्रा। ठीक है जी, अब आपने इसमें से कुछ पूछना, किसी ने दोबारा कुछ पूछना तो पूछ लें, या कुछ बच्चों ने बाद में ज्वाइन किया था, किसी प्रीवियस लेक्चर में से किसी ने कुछ पूछना है, काइंडली ज़रा ध्यान से इसको सुने, साथ साथ पढ़ते रहिएगा। नहीं समझ आती किसी को कुछ तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप मुझे वॉइस मैसेज कीजिएगा। अब वॉइस मैसेज चूंकि ग्रुप में कीजिएगा, इंडिविजुअल मत करें। तो ग्रुप में वॉइस मैसेज जब जाएगा तो अगर किसी स्टूडेंट को उसका आंसर आता है तो वो रिप्लाई करें उसी ग्रुप में, और अगर नहीं आएगा आप में से किसी की तरफ से रिप्लाई तो फिर मैं उसको रिप्लाई करूँगी। ठीक है, तो ये हेल्दी एक एक्टिविटी बन जाएगी और इससे पता चलेगा कि कितने बच्चे जौन से हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और आपके जो फिर उसमें इसमें हेल्प मिलेगी कि आपकी कितनी जो है वो इन्वॉल्वमेंट है। जी, एनी क्वेश्चन, एनी कंफ्यूजन, कोई और बात? मैम फिलहाल तो कोई क्वेश्चन नहीं है। चलें मैम ये हमें कंपाउंड को देखकर कैसे पता चलेगा कि इसमें कितनी ट्रांजिशन पॉसिबल है? इसके केस में ना देखिए हमारे पास जो है ना इसके लिए ये तो हमने किया है ना कि हम इसको स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से मेजर करते हैं। हम कंपाउंड का सोल्यूशन बना के उसको स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में डालेंगे, फिर हमारे पास उसका स्पेक्ट्रा आएगा, फिर हमें पता चलेगा अच्छा ये तो जो है 616 पे एब्जॉर्ब, यहाँ आपके पास जिस तरह से ये होता है पोटाशियम पर मैग्नेट है या पर्पल कलर का है ना, ये 560 नैनोमीटर पे एब्जॉर्प्शन शो कर रहा है। तो कंपाउंड को ये आपके पास KMnO4 उसका कॉम्प्लेक्स कलर्ड कॉम्प्लेक्स बन रहा है, पता चल रहा है आपको कि वायलेट कलर में है, इसकी इस वेवलेंथ में है। अगर मैं यही बात मैं आपसे लेती हूँ नेफ्थालीन के केस में, तो हमें नेफ्थालीन कौन सा है वो सपोज एब्जॉर्ब करता है आपके पास 396 नैनोमीटर पे। तो 396 में भी वो अभी हमारे पास वाइट कलर में ही आता है और यूवी रीजन में वो एब्जॉर्प्शन शो कर रहा है। यह हमें बता दिया है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर ने, लेकिन इसके लिए हम थ्योरेटिकली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। थ्योरेटिकली कैलकुलेशन के लिए वुडवर्ड फिशर रूल्स है हमारे पास, वो आप अगर बुक खोलेंगे, आपके पास बुक होगी तो आप देखेंगे वुडवर्ड फिशर रूल क्या कहता है। वो कहता है कि जब भी देखें हमारे पास अगर बेंजीन है ना, बेंजीन 237 नैनोमीटर पर एब्जॉर्प्शन शो करती है। अगर मैं इसके साथ एक और डबल बॉन्ड लगा देती हूँ, मैं एक और यहाँ पे जाके इथाइल ग्रुप उसके साथ अटैच हो जाता है, तो इथाइल ग्रुप में अब मेरे पास कितने हो गए, एक और डबल बॉन्ड, पहले तीन डबल बॉन्ड थे, अब एक और डबल बॉन्ड आ गया, इथाइल साथ ग्रुप अटैच हो गया, जिसकी वजह से क्या होगा आपके पास। अब वुडवर्ड फिशर ये कहता है कि अगर वो पहले 235 नैनोमीटर पे एब्जॉर्प्शन शो कर रहा था, तो एक जब उसमें कॉन्जुगेशन इनहांस होगी एज अ रिजल्ट 20 नैनोमीटर जो है वो वेवलेंथ मोर एब्जॉर्ब करेगा, कि उसका जो एनर्जी डिफरेंस है वो कम हो जाएगा। एनर्जी डिफरेंस कम होने की वजह से वो उसकी जो वेवलेंथ है वो
पहले 235 था तो 20 पीछे चले जाएं, 225 सॉरी 230 लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ जाएगा, लेस एनर्जी चाहिए होगी ना, तो 235 से 2 आप कह लो 35 के बाद 55 नैनोमीटर पे अब वो एब्जॉर्प्शन शो करेगा। तो इस तरह से जब हम उसको इंक्रीमेंट देते हैं कि फॉर ईच एडिशन ऑफ डबल बॉन्ड या हेट्रो एटम, हेट्रो एटम, और हेट्रो एटम भी अगर वो विद इन द रिंग मौजूद है तो उसको कितना इंक्रीमेंट देना है, अगर वो आउटसाइड द रिंग मौजूद है तो कितना देना है, अगर उसके ऊपर क्लोरीन लगा हुआ है, क्लोराइड लगा हुआ है, तो क्लोराइड कौन सा है, उसका साइज क्या है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है एज कंपेयर टू द आयोडाइड, एज कंपेयर टू द OH ग्रुप, अल्कोहल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो अब वो जो है, एक तो मैंने आपको बताया कि एक तो ये एक्सपेरिमेंटल हमारे पास लैम्डा मैक्स है ना, फिजिकल कांस्टेंट है, लेकिन थ्योरेटिकली भी मॉलिक्यूल को देख के भी हम उसकी कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसकी लैम्डा मैक्स क्या होगी, इसके लिए क्या मौजूद है, वुड-बर्ड-फिशर रूल ये आपकी बुक्स में मौजूद है, लेकिन सिलेबस का पार्ट नहीं है। जब हम इसको डिटेल से देखते हैं तो फिर आप उसको देख सकते हैं। अपने इंटरेस्ट के लिए ये है कि आप इसको थोड़ा सा भी, अगर आप एक दफ़ा भी रीड आउट करेंगे तो आपको समझ लग जाएगी। पूरा टेबल लिखा हुआ है कि अगर एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड है तो उसको कितने, ऐसे समझ लो कि आप इंक्रीमेंट देने की बजाय अगर आप ये कह रहे हैं उसको कितने पैसे देते जाने हमने, ठीक है ना। अगर हम इसको मनी में करें तो ज़्यादा शायद आसानी से आपको समझ आ जाएगी कि उसको हम इंक्रीमेंट लगाते जाते हैं, तो जितने इंक्रीमेंट लगाते जाएंगे तो वेवलेंथ उतनी ही हायर लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ मूव करती जाएगी। और हम एक हमारे पास थ्योरेटिकल वेवलेंथ भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं और एक्सपेरिमेंटली भी डिटरमिन कर सकते हैं, और दोनों का डिफरेंस जौन सा है वो 5-10 नैनोमीटर के फर्क से ज़्यादा नहीं होता, यानी कि हम इसको एस्टिमेट भी कर सकते हैं। ठीक है। यस मैम। 7 मिनट्स पड़े हैं, किसी और ने कुछ पूछना है बेटा? ठीक है जी, एनफ है फिर आज के लिए। जी मैम। चलें ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।